गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इसका क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखेंगे। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन हमने पहले से बना रखा है ताकि आपका टाइम बचे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये दो पार्ट में होगी। एक हम पहले से क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन को बताएंगे आपको किस तरीके से सॉल्व होता है, एंड दूसरी चीज़ें कुछ एग्जांपल्स पे करेंगे। ये जो हमने अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके बुक का एच मेहरोत्रा की बुक का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, और इसका सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है? टोटल 5 हेड होता है इनकम का। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या जिसको आप पीजीबीपी बोलते हो, और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज के अंदर क्या होता है? दुनिया का कोई भी इनकम जो 4 हेड में नहीं आता है, सैलरी में नहीं आता है, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आता है, कैपिटल गेन में नहीं आता है और हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है। ये 4 हेड में अगर कोई इनकम नहीं आता है उसको रखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इसकी एक लंबी लिस्ट है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या क्या आएगा। इसको याद करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 हेड में नहीं आना चाहिए, कोई भी इनकम 4 हेड में नहीं आना चाहिए। उसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलेंगे। जैसे सैलरीड इनकम नहीं आना चाहिए, बिजनेस वाले इनकम नहीं होना चाहिए, कैपिटल गेन का इनकम नहीं होना चाहिए, और एक रेंटल इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो नहीं होना चाहिए। ये 4 इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम होगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कुछ हमने फॉर्मेट आपको बना रखी है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। बनाना काफ़ी आसान है। जैसे देखिए कुछ फॉर्मेट आप कैसे लिखोगे जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे। तो जब भी हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर। आपका जो भी असेसमेंट ईयर होगा, जैसे अभी चल रहा है 23-24, तो आपका जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा उसको लिखेंगे। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, हमने कुछ सैम्पल के तौर पर कुछ टर्म्स लिखे हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हो सकती है जो आपको क्वेश्चन में पढ़ के ही पता चल जाएगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर है या नहीं। जैसे डायरेक्ट ऑफ फी, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया, ऑनोरेरियम फॉर लेक्चर। इसके बाद है रॉयल्टी, सैलरी ऑफ MP MLA, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैमिली पेंशन, इन्विजिलेशन, एग्जामिनरशिप फी और अनडिस्क्लोज इनकम, गिफ्ट, कार हायरिंग इनकम, ये सब। इसके अलावा कई सारे इनकम हो सकता है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इनकम जो आप क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो 4 हेड के अंदर नहीं आना चाहिए। सैलरी नहीं होना चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन में जो भी इनकम दिया हुआ है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लिखेंगे। सिंपली इसको टोटल कर देना है, और इन सब इनकम से रिलेटेड अगर कोई खर्चे हैं तो उसको बोलते हैं अलाउड एक्सपेंसेस, उसको नेक्स्ट कर देना है। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से होगा अभी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। क्वेश्चन में जो भी इनकम दिया हुआ रहेगा उसको टोटल करना है, और उससे रिलेटेड होने वाले खर्चे को अलाउड एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसको माइनस करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसी को बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चैप्टर काफ़ी ईजी है, बनाना काफ़ी आसान, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ बेसिक बातों को याद रखना होगा। तो हम यहाँ पर आपको 5-6 रूल्स बता दे रहे हैं जिसको क्वेश्चन बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे रूल नंबर 1, इसको देखते हैं रूल्स नंबर 1 में है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्सेस एक्सेट्रा में यदि नेट या रिसीव दिया हो तो उसको ग्रॉस अप करेंगे। देखिए जैसे आप जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस या गैम्बलिंग नेचर का कोई भी इनकम रहेगा तो उसमें नेट या रिसीव वर्ड दिया हुआ रहेगा। जब हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे उसमें आपको समझाएंगे, तो उसको ग्रॉस अप करना है। कैसे, अब क्यों करते हैं वो तो हम लोग आगे आपको सिखाएंगे, बट फिलहाल अभी क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर ध्यान दीजिएगा, आराम से बनेगा। जब 2-4 क्वेश्चन आप बनाना सीख जाएंगे उसके बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कैसा क्यों होता है। तो लॉजिक बाद में हम समझाएंगे। ग्रॉस अप का फार्मूला होगा अमाउंट इंटू 100/70। उसके बाद सेकेंड रूल में देखिए एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं ताकि आप अगर एक क्लास भी कर रहे हैं तो आप इसको आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा रूल्स लिखे हमने, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है।
इंडिया में अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको सीधे एग्जम्प्ट लिख देना है। आउटसाइड इंडिया है तो वो टैक्सेबल होगा, इंडिया के बाहर है तो टैक्सेबल होगा, इंडिया में है तो एग्जम्प्ट। तो ध्यान रखना होगा कि कंट्री कौन सा, एग्रीकल्चर इनकम अगर दिया है तो। तीसरा है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई नौकरी कर रहा होता है तो उस टाइम में उसको जो पैसे मिलते हैं उसको सैलरी बोलते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उनको मंथली मंथली जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं पेंशन। लेकिन जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके जो स्पाउस होते हैं या जो लीगल हेयर्स होते हैं, जैसे वाइफ का हस्बैंड या हस्बैंड का वाइफ या फिर उनके बच्चे, उनको उनका पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो उसको बोला जाता है फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन भी रहेगा तो ये सैलरी का पार्ट नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको लिखा जाता है। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखने के लिए इसको छोटा सा वर्किंग नोट करना होता है, और वर्किंग नोट कुछ इस तरीके से है। अभी आप वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको कॉपी में लिखते जाना। जितना भी 7-8 रूल लिखा है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो जब भी अगर आपको फैमिली पेंशन दिया हो तो उसको सीधे सीधे नहीं लिखना है, उसका कुछ वर्किंग नोट करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना है। तो कैसे वर्किंग नोट हुआ? एक्चुअल फैमिली पेंशन रिसीव, जितना फैमिली पेंशन मिला उसको लिखना है। लेट अस सपोज कि साल भर में उसको 1 लाख का फैमिली पेंशन मिला तो 1 लाख लिखेंगे और लेस करेंगे, कुछ में कुछ एग्जम्पशन मिलता है। तो 2 कंडीशन है, दोनों में से जो कम हो उसको माइनस करेंगे। जैसे 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, जितना फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3, और मैक्सिमम लिमिट है 15,000, मतलब फैमिली पेंशन का जो एग्जम्पशन मिलेगा वो 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये 15,000 फिक्स अमाउंट है। तो ये 2 कंडीशन है, दोनों में से जो कम होगा उसको माइनस कर देंगे और हमारा टैक्सेबल फैमिली पेंशन आ जाएगा। तो ये वर्किंग करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। डोंट वरी, अभी जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। इसको एक बार में याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे आप 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे रूल्स भी आपको पता हो जाएगा और क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बनेगा। ये अभी तक का जितना चैप्टर है उसमें सबसे ईजी वाला चैप्टर है, तो आप इसके पहले कभी भी नहीं पढ़े हो तो भी आप आसानी से बना पाएंगे इस चैप्टर को। फिर है डिविडेंड का कलेक्शन चार्जेस डिसअलाउड होता है। अगर आप किसी कंपनी में पैसे लगाए हो तो उससे डिविडेंड मिलते हैं और डिविडेंड बैंक के थ्रू मिलते हैं। तो बैंक आपका डिविडेंड जब कलेक्ट करके देता है तो उसके लिए वो कलेक्शन चार्जेस लेता है, तो वो वाला जो एक्सपेंसेज होता है वो डिसअलाउड होता है। तो ये क्या है ये क्वेश्चन करने पर ही पता चलेगा, अभी बस सुनते जाइए। 5वें नंबर है लॉटरी, हॉर्सेस एटसेट्रा। गैम्बलिंग नेचर का जो भी खर्चे है वो भी डिसअलाउड है। तो जिस कब हम अलाउड बोल रहे हैं कब डिसअलाउड बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। बस अभी इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जब क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसका यूज कैसे हो रहा है। फिर 6 नंबर है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद अ फर्म का अमाउंट यदि 5,000 से ज़्यादा हो तो उसको ग्रोसअप करेंगे। अगर आप फर्म में पैसे जमा किए हो तो उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका अमाउंट यदि 5,000 से ज़्यादा होगा तो उसको ग्रोसअप करके लिखेंगे। ग्रोसअप कैसे करेंगे? अमाउंट इंटू 100/90। तो देख रहे हो कहीं ग्रोसअप का अलग अलग जगह अलग अलग रोल है, कहीं 90 से डिवाइड कर रहे हैं, कभी 70 से। गैम्बलिंग नेचर का जहाँ भी हम इनकम दिया हुआ है वहाँ पर अगर हम ग्रोसअप करें तो 70 से डिवाइड कर रहे हैं, वहीं पर बाकी अदर जगह हम ग्रोसअप करेंगे तो 90 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका भी लॉजिक आगे हम बताएंगे जब क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो फिर एक्सपेंसेज ऑन डिविडेंड। डिविडेंड जब आपको कंपनी में पैसे लगाते हो शेयर्स में तो उसको डिविडेंड मिलते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ खर्चे वर्चे भी होते हैं उससे रिलेटेड। जैसे आप मान लो किसी कंपनी का शेयर को खरीदने के लिए लोन वगैरह लिए हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट लगता है, तो वो सारा खर्चा डिविडेंड से रिलेटेड खर्चा ही है। तो उसका एक्सपेंसेस कितना अलाउड होगा तो उसके लिए आपके पास 2 कंडीशन होता है। एक्चुअल एक्सपेंसेस मतलब एक्चुअल में जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट करा, और दूसरा 20% ऑफ डिविडेंड। अब आपको जो डिविडेंड मिला उसका 20% लेंगे, दोनों में से जो कम होगा उसका आपको वो मतलब वो जो तो डोंट वरी, अभी तक हम 7-8 रूल आपको बताए हैं। तो ये कैसे होता है क्या होता है और जब क्वेश्चंस करेंगे तभी पता चल पाएगा। बस इतना आप लिख कर रखिए, वीडियो को रोक कर आप ये कॉपी में पहले लिख लीजिए और जैसे जैसे क्वेश्चन बताएंगे उस टाइम इसका यूज होगा, आप उसको समझ पाएंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपकी बुक HC मेहरोत्रा बुक की क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करके रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समय बचेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और एक ही वीडियो में करेंगे। मैक्सिमम जितना क्वेश्चन होता है हम आपको कराएंगे, सो दैट आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें। और क्योंकि अगर हम इसको अभी लिखना शुरू करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी समय लगेगा, तो पहले हम सॉल्व किए, बस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आया कैसे।
और इसका सेकंड पार्ट जब करेंगे तो उसमें हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे, तब तक आप सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट को लिख लेना है। फॉर्मेट में आपको आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। ये रहेगा फॉर्मेट, और जो जो इनकम होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का उसको जोड़ेंगे और उससे रिलेटेड खर्चे को सिंपली घटा देंगे बस। ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा खर्चा अलाउड होता है, कौन सा खर्चा डिसअलाउड। अलाउड मतलब इनको कमाने के लिए जो खर्चे लगे उसको अलाउड एक्सपेंसेस बोलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ खर्चे हैं जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग नेचर का खर्च वर्च है, वो सब अलाउड नहीं होता है। डिविडेंड का जो कलेक्शन चार्जेज है वो भी अलाउड नहीं होता है, तो उन सबको ध्यान में रखना है। एक एक लाइन को बड़ी ध्यान से समझना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स सबमिटेड बाय श्री राम कुमार, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। श्री राम कुमार है, उसका आपके पास इनकम दिया हुआ है 7 ठो, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालना है। हेडिंग लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री राम कुमार, ब्रैकेट में लिखोगे नीचे फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, या जो भी आपका असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिखोगे। फिलहाल अभी चल रहा है 23-24। लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। नंबर 1, एज ए डायरेक्टर ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड ही रिसीव 12,000 पर मंथ एज सैलरी। वो किसी एक्स कंपनी का डायरेक्टर है और उसको मिल रहा है सैलरी 12,000 पर मंथ, 1200 per month as entertainment allowance. The company provide him a car for both official and personal use. Personal use is estimated to be 50%. The company incur an expenditure of 16,000 on running and maintenance of the car for both official and personal use. The depreciation of the car may be taken at 14,000 rupees. देखिए ये जितना भी इसका इनकम दिया हुआ है ये इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आता है। जैसे आप इनकम फ्रॉम सैलरी वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि कार की फैसिलिटी, घर के फैसिलिटी वगैरह मिलता है, ये सारा कुछ इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आता है। तो और ये किसी कंपनी में, एक्स लिमिटेड कंपनी में नौकरी कर रहे हो, इसको सैलरी मिल रहा है। तो जैसा कि आपको बताया कि अगर कोई ऐसा इनकम दिया है जो सैलरी हेड के अंदर आता है, बिजनेस प्रोफेशन में आता है, कैपिटल गेन में आता है या हाउस प्रॉपर्टी में आता है, उसको नहीं लेना है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। तो वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आता है ना, तो इस पहला वाला लाइन का कोई यूज नहीं है। हमको तो ये 4 हेड को छोड़कर बाकी इनकम को देखना है, जिसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। अगली पॉइंट नंबर 2, ही वॉज ऑल्सो अ डायरेक्टर in another company from which he received 13,000 as director fee. अब किसी कंपनी में वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है और उसको डायरेक्टर फी मिल रहा है। डायरेक्टर फी मतलब होता है अगर वो मीटिंग वगैरह अटेंड करते तो उसकी कुछ फीस दिए जाते पर मीटिंग के हिसाब से, तो ये सैलरी नहीं है। जैसे आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर वगैरह होंगे, तो वहाँ पर अब जब मीटिंग वगैरह अटेंड करोगे, AGM वगैरह, तो उसके लिए आपको फ़ी दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टर फी। तो ये इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लिखते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट विथ कोऑपरेटिव बैंक, इंटरेस्ट मिला, कोऑपरेटिव बैंक में अपने पैसे जमा किया था उससे इंटरेस्ट मिला, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जब भी लगेगा कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है या नहीं है, तो आप अपने आप से पूछना क्या ये सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है या बिजनेस प्रोफेशन है। अगर ये 4 इनकम नहीं है तो अदर सोर्सेज में, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन कौन सा इसमें इनकम है जो अदर सोर्सेज में आएगा। बस याद रखना है कि सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और आपका हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, बाकी सब अदर सोर्सेज में आएगा। फिर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला 6,000, वो भी इसके अंदर लिखेंगे, देखो 6,000। उसके बाद रिसीव विनिंग फ्रॉम लॉटरी, देखिए बस जैसे ही विनिंग फ्रॉम लॉटरी या गैम्बलिंग नेचर का कोई भी इनकम आया तो सबसे पहले आप चेक करना इसका रूल। अभी हमने रूल नंबर 1 में बताए थे, ये देखिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस या और भी क्रॉसवर्ड पजल वगैरह होता है, गैम्बलिंग नेचर का, जुआ हुआ टाइप का कोई भी इनकम हो तो उसमें क्या वर्ड देखना है, नेट या रिसीव वर्ड देखना है। अगर ये दोनों में से कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो उसे करेंगे क्रॉस अप। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये रिसीव वर्ड लिखा हुआ है, अगर रिसीव नहीं रहता तो ये डायरेक्ट 24,500 लिख देते, बट यहाँ चूँकि रिसीव लिखा हुआ है तो इसका ग्रोसअप करते हैं। ग्रोसअप देखो हमने कैसे किया है, 24,000 × 100/70,
गैम्बलिंग नेचर वाला इनकम को 70 से डिवाइड करके ग्रॉस अप करते हैं। इसका लॉजिक क्या है ना कि इसमें 30% का टैक्स कटा हुआ रहता है। मतलब अगर आप कोई भी गैम्बलिंग नेचर का इनकम जीतते हैं तो उसमें 30% टैक्स काट के मिलता है। तो टैक्स काटने से पहले अमाउंट कितना था, जैसे यहाँ रिसीव लिखा हुआ है, इसका मतलब 24,500 रुपये जो पैसा मिला है लॉटरी से, उसमें 30% का टैक्स कटने के बाद पैसा मिला है। तो कटने से पहले अपने अमाउंट कितना जीता था ये जानना होता है। तो इसका मतलब आपने 35,000 रुपीज़ लॉटरी से जीते थे। तो ये होता है ग्रोसअप। ग्रोसअप कब करेंगे, जब नेट या रिसीवर्ड हो तो। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। एग्रीकल्चर इनकम के लिए भी आपको रूल लिखवाए हैं, देखिए रूल नंबर 2 में लिखवाए होंगे। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन इंडियन वाला, इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम होगा तो एग्जेम्प्ट, और इंडिया के बाहर होगा तो टैक्सेबल। तो ये जो इनकम आपके पास दिया हुआ है वो कहाँ का है, इंग्लैंड का। मतलब आपका कोई इंग्लैंड में ज़मीन है, वहाँ पर आप एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं और वहाँ से इनकम हुआ है 78,000, तो बिल्कुल टैक्सेबल होगा। इसको आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर है नेक्स्ट, ऑनोरेरियम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर इन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। कहीं पर रजिस्टर्ड सोसाइटी है, वहाँ पर आपने लेक्चर वगैरह दिया और उसके मिले आपको 1200 रुपया, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो बस क्वेश्चन कितना सिंपल था, पहला वाला बस चूँकि ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का इनकम था इसलिए उसको हमने कुछ किया ही नहीं, बाकी इनकम को हमने सीधे सीधे लिख दिया। और ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह है या गैम्बलिंग नेचर के इनकम है तो वो अगर नेट या रिसीव है तो उसका ग्रोसअप करते हैं बस। इससे रिलेटेड कोई भी खर्चे क्वेश्चन दिए हुए नहीं है तो सबको कर देना है। टोटल करने पर आएगा 1,35,200 रुपीज़। इसी को बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डन। नो कम टू क्वेश्चन नंबर, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको आपको लिखते जाना है। 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी 2 टाइप का क्वेश्चन, एक सिक्योरिटी वाला और एक विदाउट सिक्योरिटी वाला। तभी हम विदाउट सिक्योरिटी वाला पहले करा रहे हैं, पार्ट 2 में जब आएंगे तो उसमें हम लोग सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन अलग से करेंगे। सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर्स बॉन्ड वगैरह में पैसे लगाते तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, उसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Sri Swami Prasad furnished the following particular of his income for the previous year ending 31st March 2023। श्री स्वामी प्रसाद का इनकम दिया हुआ है। लास्ट में लिखते हैं कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री स्वामी प्रसाद अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो पूरा क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना है। एक तो क्या निकालने बोला है उसको ध्यान देना है, कई बार टोटल इनकम भी बोलता है तो उसको भी ध्यान रखना है। नंबर 1, डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी 2500 ग्रोस, ब्रैकेट में लिखा है 60% ऑफ द कंपनी इज एग्रीकल्चर इनकम। डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी, किसी टी कंपनी में आपने शेयर में पैसा लगाया है और उससे मिला आपको डिविडेंड। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। डिविडेंड मिला 2500 रुपया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कंपनी का जो इनकम है, अब ये मान लो ये टी कंपनी है, तो कंपनी का जो इनकम है उसमें से 60% एग्रीकल्चर वाला है और बाकी 40% अदर इनकम होगा, बिजनेस इनकम बोल सकते हो। तो ये कंपनी का इनकम से हमें क्या लेना देना, हमें तो देखना है, हमें मतलब जो स्वामी प्रसाद है उसका इनकम क्या है, उसका कंपनी थोड़े ना है, उन्होंने तो कंपनी के शेयर में पैसे लगाए हैं और उसको मिल रहा है डिविडेंड। तो कंपनी क्या करके पैसा कमाती है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि हमें डिविडेंड कितना मिला है। इसका मतलब स्वामी प्रसाद को डिविडेंड मिला है 2500 रुपया। कंपनी किधर से पैसा कमाती है, एग्रीकल्चर से कमाती है, क्या से कमाती है, उसका यहाँ कोई यूज नहीं है। तो ये मिसगाइड करने के लिए आपको दिया है, इस बात का कोई काम नहीं है। सीधे सीधे आपको बस ये लाइन से ध्यान रखना है कि स्वामी प्रसाद ने शेयर में पैसे लगाए टी कंपनी में और उसको डिविडेंड मिल रहा है 2500 रुपया, तो बस उसको लिखना है। ये 60% वाला बात लिखा हो, कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे जैसे बता रहे वैसे करते जाइए और एक बार आप अपने से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा। क्वेश्चन में एग्जैक्टली कौन सा एग्जाम में आता है ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो एक एक रूल्स आपको पता रहेगा और आप आराम से बना पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं है, सिंपल है। नंबर 1 हो गया। दूसरा है अमाउंट वोन फ्रॉम हॉर्सेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस। जैसा अभी पहला रूल बताए थे कि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस लॉटरी वगैरह में
हम ग्रोसअप तब करते हैं जब उसमें नेट या रिसीव हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में कहीं भी नेट या रिसीव वर्ड नहीं है तो इसको सीधे सीधे लिख देंगे, जितना अमाउंट है उसी अमाउंट को लिख देना है। तो जब भी गैम्बलिंग नेचर का इनकम होगा तो उस बात को जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में नेट या रिसीव है कि नहीं। तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम लॉटरी 62,500, यहाँ भी नेट या रिसीव नहीं है तो इसको सीधे सीधे लिख दीजिए, जितने अमाउंट है वही लिखिए। अगर हमारे पास नेट या रिसीव हो तो उसको फिर अलग से ग्रोसअप करते हैं। और ये सिर्फ गैम्बलिंग नेचर वाले इनकम के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। तो कहीं भी अगर रिसीव लिखा हो तो सीधे से ग्रोसअप मत कर लेना। जैसे यहाँ देखो डिविडेंड रिसीव लिखा हुआ है तो हम इसके लिए रूल नहीं बताए, ये रूल्स है सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग नेचर वाले इनकम के लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट विद अ फर्म में अपने पैसे जमा किए हैं और उसे इंटरेस्ट मिला। तो ये फर्म में आपने पैसे जमा किए हैं या उधार दिए हैं, उससे क्या मिला, इंटरेस्ट। इसके लिए आपको एक तो रूल बताए थे कि फर्म में अगर आप पैसे जमा करते हो और उसकी इंटरेस्ट अगर 5,000 से ज़्यादा हो तो उसको फिर ग्रोसअप करते हैं। तो यहाँ पर इनकम देखिए कितना है, 5400 रुपया। आप अपना रूल्स देखते जाइएगा, पहले पेज में हमने जो रूल्स लिखवाया है उसी को देखते जाओ। तो रूल लिखवाया क्या है कि अगर आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है फर्म से वो 5,000 से ज़्यादा होगा तो उसको ग्रोसअप करेंगे। और ग्रोसअप कैसे करेंगे, तो अमाउंट इंटू 100/90, क्योंकि इसमें 10% का टैक्स कट के मिलता है। केवल गैम्बलिंग नेचर वाले में 30% का टैक्स कटा होता है और बाकी जितना होता है वहाँ पर टीडीएस मतलब टैक्स 10% कटा होता है। तो उसको ग्रोसअप करने के लिए हमें 90 से डिवाइड करना होता है। तो ध्यान रखना क्या है कि अगर फर्म से जो अपने पैसे जमा किए वहाँ से इंटरेस्ट मिला तो उसकी अमाउंट अगर 5,000 से ज़्यादा हो तो ग्रोसअप करना। अगर यही अमाउंट 3,000 रहता ग्रोसअप नहीं करते। तो ये हो गया 6,000 रुपया। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 500 रुपया, तो सीधे लिख दो। फिर इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर की वजह लिखा हो नॉन एग्रीकल्चर लैंड, तो ठीक है। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हो 1,500 रुपये, उसको लिख दो, ख़त्म। अब आगे है, यहाँ तक तो सारा इनकम था। अब कुछ खर्च वर्च दिए हैं तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये सारे इनकम को हमने जोड़ दिया है, टोटल करने पर आ रहा है 75,500 रुपया। अब आगे समझिए। श्री स्वामी प्रसाद क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, स्वामी प्रसाद का कुछ खर्च वर्च हुआ है तो उस वो खर्च को मतलब क्लेम कर रहे हैं। क्या क्लेम कर रहे हैं, बैंक कमीशन 100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी। टी कंपनी में उन्होंने जो पैसा लगाया तो उसे डिविडेंड मिला है और डिविडेंड कलेक्ट करने में उसको 100 रुपया का कमीशन लगा है, मतलब उसको कलेक्शन चार्जेज बोलते हैं। तो आपको रूल लिखवाए हैं कि डिविडेंड का कलेक्शन चार्जेज डिसअलाउड होता है। रूल नंबर कितना था, 4th में डिविडेंड का कलेक्शन चार्जेस क्या होता है, डिसअलाउड। तो ये वाला खर्च को हम बस जो अलाउड एक्सपेंस है उसको लिखना है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये डिसअलाउड एक्सपेंस है। ओके, तो यही सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना है। कैसे याद रहेगा इतने सारे बातें, क्वेश्चन बनाते बनाते ऑटोमेटिक याद रहेगा। ये बहुत बार आपको ये सब टर्म्स मिलेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन ऑन परचेज शेयर्स इन टी कंपनी 800 रुपीज़। इन्होंने टी कंपनी का शेयर को खरीदने के लिए लोन लिया था और उसमें उसको इंटरेस्ट लग रहा है 800 रुपया। इसका क्या हो, इसके लिए भी देयर इज अ रूल। क्या रूल है अभी बताऊंगा। एन एक्सपेंसिव इनकम फॉर परचेजिंग लॉटरी टिकट 2,000 रुपीज़, और लॉटरी टिकट पर उसको 2,000 रुपये का खर्च हुआ। यहाँ 3 टोटल खर्च है, एक तो कलेक्शन चार्जेज है, डिविडेंड का कलेक्शन चार्जेज है, दूसरा उन्होंने बैंक से लोन लिया था क्या चीज़ खरीदने के लिए, डिविडेंड जो टी कंपनी का शेयर को खरीदने के लिए, और उसमें इंटरेस्ट लगा उसको 800 रुपया, और तीसरा है उसने लॉटरी का टिकट खरीदा था 2,000 रुपया। तो इन सब का रूल देखिए क्या बोलता है, कौन कौन सा खर्च अलाउड है कौन नहीं है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम आपको बता देते हैं। पहला तो डिविडेंड का कलेक्शन चार्ज डिसअलाउड है, तो पहला वाला जो खर्च है उसको लिखना ही नहीं, कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या था, उसने बैंक से लोन लिया था, तो बैंक से लोन लिया था ये शेयर खरीदने के लिए, और उसमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ा 800 रुपये। तो 800 रुपये में जो खर्च हुआ तो क्या पूरा 800 रुपये अलाउड होगा या कुछ और, तो उसके लिए देखिए ये वाला 7 नंबर रूल, एक्सपेंसेज ऑन डिविडेंड
एक्सपेंसेज ऑन डिविडेंड मतलब जैसे बैंक से अगर आप लोन वगैरह लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट। कलेक्शन चार्जेज को छोड़कर बाकी कोई भी खर्चा हो डिविडेंड से रिलेटेड वो अलाउड होता है, लेकिन कितना अलाउड होता है इसके लिए देखिए ये दो ठो रूल है। एक्चुअल एक्सपेंसेज मतलब एक्चुअल में जो इंटरेस्ट दिया वो, और दूसरा 20% ऑफ डिविडेंड मिला उसका 20%, दोनों में से जो कम होगा उसका मतलब वो वाला जो अमाउंट होगा वो अलाउड होगा। और एक और एक्सपेंसेज क्या था, हाँ लॉटरी टिकट। तो लॉटरी टिकट का क्या रूल है 5वें नंबर में देखिए, लॉटरी हॉर्सेस एट्सेट्रा या गैम्बलिंग नेचर में किया गया खर्च डिसअलाउड होता है। लॉटरी गैम्बलिंग टाइप का कोई भी खर्चे आपने करे हैं, गैम्बलिंग नेचर का इनकम को कमाने के लिए कोई भी खर्चे किए हैं तो वो अलाउड नहीं होता है, वो डिसअलाउड है। तो कौन सा अलाउड है कौन सा डिसअलाउड है उसको ध्यान रखना है। डिसअलाउड मतलब उसको खर्च नहीं मानना। तो यहाँ पर फिर चाहिए वापस क्वेश्चन में, कलेक्शन चार्जेज क्या है, डिसअलाउड है, तो इसका कुछ नहीं करना है। उसके बाद लॉटरी वाला जो इनकम खर्चे हैं लॉटरी टिकट के वो भी डिसअलाउड है। तो ओनली अलाउड क्या है, ये वाला जो बैंक से आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट 800 रुपया। लेकिन इस पर भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सीधे सीधे आप 800 नहीं लिखेंगे। देखिए क्या कैलकुलेशन करेंगे, आपने जो 7 नंबर रोल में लिखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने जितना खर्च किया तो लोन पर इंटरेस्ट कितना दिया 800 रुपया, जितना भी खर्च किया उसको लिखो। फिर आपको जो डिविडेंड मिला है इस लोन से जो आपने शेयर खरीदा था उससे जो डिविडेंड मिला है उसका 20% निकालना है। 20% ये रूल है, तो 20% निकाले। अब इन दोनों में से जो कम हो, इन दोनों में से जो कम होगा वो खर्चा अलाउड होगा। तो ये निकालने का तरीका देखिए इस तरीके से, तो इन दोनों में कम कौन है 500 रुपया, तो ये 500 रुपये खर्च अलाउड एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो सिंपल तरीके से अगर आप बैंक से लोन लेते हो शेयर को खरीदने के लिए तो उसमें जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हो वो अलाउड तो है, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं लिखना है कि 1500 रुपया आया या 800 रुपया आया, तो उसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, बल्कि इस तरीके से एक वर्किंग नोट करना है। दो कंडीशन है, दोनों में से जो कम होगा उसको लिखना है। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना लोन में इंटरेस्ट अपने पेमेंट करा उसको लिख दो, और दूसरा जितना भी आपको डिविडेंड मिला है डिविडेंड की कमाई हुई उसका 20% निकाल लीजिए। और दोनों में देखिए कम कौन है, जैसे यहाँ दोनों में आपने 800 रुपये का इंटरेस्ट पेमेंट करा और आपका जो डिविडेंड है 2500 रुपये, उसका 20% यदि निकालते हैं तो 500 रुपये होता है। तो इन दोनों में से जो कम है उसको लेंगे खर्च के तौर पे, तो ये 500 रुपये आएगा। तो 500 रुपये माइनस कर दीजिए और 75,500 में से 500 माइनस करेंगे तो 75,000 आएगा। यही कहलाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन। तो क्वेश्चन जब भी आप बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, कौन सा खर्च अलाउड है कौन सा नहीं है, बाकी इनकम को तो सीधे सीधे लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन, फ्रॉम द फॉलोइंग particulars of Sri Maheshwari for the assessment year 23-24 compute his taxable income under the head income from other sources। मिस्टर महेश्वरी है उसका इनकम दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में निकालना उसको। नंबर 1 है ग्राउंड रेट, फॉर्मेट लिखो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री महेश्वरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आपका जो भी असेसमेंट ईयर रहेगा वो लिख देना। नंबर 1 है ग्राउंड रेंट 5000 रुपया। दूसरा है फॉलोइंग इंटरेस्ट रिसीव on fixed deposit from bank 400, on post office saving bank 300, interest on deposit with firm 600। देखिए इन्होंने 3 जगह अलग अलग पैसे जमा किए हैं, वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और इसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स है। तो अगर आपने पहले रूल में लिखा है तो ठीक है, कुछ अगर नया रूल आएगा तो हम उसको बताते जाएंगे, क्योंकि एक ही बार में सारा रूल्स याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। एक रूल यहाँ बताए थे कि अगर आपको फर्म से इंटरेस्ट मिलता है तो 5000 से ज़्यादा रहेगा तब उसको ग्रोसअप करना है। यहाँ वाला क्वेश्चन में सिर्फ 500 रुपये मिल रहा है, तो 5000 से कम है इसको ग्रोसअप नहीं करेंगे। उसके बाद इसको एक और इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हो तो वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3500 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है। मतलब 3500 रुपये तक अगर पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिला तो एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज़्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द फर्म,
अच्छा ये तो बता दिए कि 5,000 से बड़ा होगा तब टैक्सेबल होगा। तो अब आइए देखते हैं, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पोस्ट। अच्छा ये रहा ना पहले बैंक से, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा किए हो 400 रुपये इंटरेस्ट आया, इनकम है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इसका शायद वहाँ रूल लिखा हुआ नहीं है तो आप कहीं पर लिख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस पोस्ट सेविंग बैंक अकाउंट। देखिए जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हो ना, आपकी बैंक में सेविंग अकाउंट होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, एक रेकरिंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, तो इन सब में जब पैसे जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सारा कुछ टैक्सेबल है। लेकिन इसी तरीके से जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हो वैसे ना पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा होते हैं, तो कई लोग जानते होंगे लेकिन बहुत लोग को नहीं पता रहता है। जैसे आप बैंक में पैसे जाकर जमा करते हो ना, वैसे पोस्ट ऑफिस में भी लोग जमा करते हैं पैसे, तो वहाँ भी अलग अलग अकाउंट का नाम है, सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, इस तरीके का अकाउंट का नाम होता है वहाँ। तो वहाँ पर अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 3500 रुपया, अगर सिंगल अकाउंट है तो 3500 रुपया, और कोई जॉइंट अकाउंट के नाम से जैसे वाइफ हस्बैंड जॉइंट नाम से अकाउंट खुलवाते हैं तो उन लोग के लिए 7,000 रुपया, सिंगल अकाउंट के लिए 3500, जॉइंट के लिए 7,000। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो हम लोग सिंगल अकाउंट ही मानेंगे। तक एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है मतलब उतना रुपये तक अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा तो टैक्स लगेगा। तो ये रूल को भी वहाँ पर आप ऐड ऑन कर देना, शायद वहाँ छूट गया होगा। तो यहाँ देखिए आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 300 रुपया, तो 300 रुपया मिला तो एग्जेम्प्ट लिखेंगे। कब यहाँ टैक्सेबल लिखते हैं, जैसे 300 की जगह में यहाँ रहता 3600 रुपया, 3500 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है, 3600 रहता है तो यहाँ पर 100 रुपये लिखते हैं। तो 3500 से जितना ज़्यादा मिलेगा उस अमाउंट को टैक्सेबल लिखते हैं। तो ये एक नया रूल हुआ। तो बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स है जो क्वेश्चन बनाते बनाते ही आप सीख पाएंगे। अब एक ही बार में इसको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको बताते जाएंगे और उसको आप इस तरीके से लिख देना। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस टेकन ऑन रेंट ऑफ 5,000, रेंट पेड 3,000। अच्छा ये था एक और ना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द फर्म, फॉर्म में पैसे जमा किए तो उससे इंटरेस्ट आया, तो इसके लिए भी रूल आपको बताते हैं कि अगर आप फॉर्म में पैसे जमा करते हो, फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह में, तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो 5,000 से अगर ज़्यादा होगा तब ग्रोस अप करते हैं, तो अगर 5,000 से कम है तो डायरेक्ट अमाउंट लिख दो। तो ये 600 रुपया केवल इंटरेस्ट आया इसलिए डायरेक्ट इसको लिखे, कोई ग्रोस अप नहीं करना है। तो नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। सबलेटिंग हाउस क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक घर को रेंट पे लिया, ये घर आपका नहीं है, आपने रेंट पे लिया और फिर इसको किसी को रेंट पे दे दिया। तो इन्होंने क्या किया कि इस घर को 3,000 रुपये में रेंट पे लिया और उसको 5,000 रुपये में किसी दूसरे को दे दिया। घर को रेंट पे लेकर दूसरों को रेंट पे देना, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। तो कई लोगों को ये लग सकता है ये तो रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, द आंसर इज नो, ये रेंटल इनकम नहीं है। रेंटल इनकम होने के घर के लिए घर आपका होना चाहिए, तो घर तो आपका है नहीं, घर को किसी से रेंट पे लिए और उसको किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे दे दिए, तो इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। तो कितना फ़ायदा हुआ, 3,000 का आप रेंट दे रहे हैं और अपने जो जिसको रेंट पे दिए हैं उससे आप 5,000 रुपया ले रहे हैं, तो कितना का फ़ायदा हुआ, 2,000 रुपये का। तो 2,000 आपको कैसे लिखना है, इसमें आपको जितना इनकम हो पहले उसको लिखिए, जैसे रेंट आया हमको 5,000 उसको लिखे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 5,000 में से 3,000 घटाकर डायरेक्ट 2,000 लिख सकते थे, बटा पैसे दो कई तरीके हो सकते हैं। हम यहाँ पर पहले इनकम को लिखे हैं, रेंटल इनकम कितना आया 5,000 उसको लिखे हैं, और 3,000 का जो खर्च हो रहा है ना उसको रेंट देने में, उसको नीचे दिखा देंगे। अब चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5,000 माइनस 3,000 करके 2,000 भी लिख सकते हो, बट हम उसको नीचे दिखाएंगे, 3,000 उसको अलाउड एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। आगे देखिएगा 4th नंबर पॉइंट, रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹3,580 ऑन द शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी में पैसे लगाए थे उससे आपको डिविडेंड मिला 3,580 रुपया, तो उसको भी लिख दो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी टैक्सेबल होता है, तो हमने इसको भी लिख दिया। तो सारा इनकम अपने लिखा, बस खर्च एक तो हुआ था, वो क्या चीज़ का खर्च है,
जो सबलेट वाला हाउस है उसका रेंट, तो उसको एक्सपेंसेस में नीचे दिखा देंगे। और कोई खर्चे होंगे तो उसको भी दिखाएंगे, नीचे देखते हैं। अच्छा, नीचे और भी कई खर्चे हैं। ऑन 1/6/2022 श्री महेश्वरी टुक अ लोन ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 12% per annum to purchase the share of another Indian company। एक इंडियन कंपनी से तो डिविडेंड इतना आया ही, एक दूसरी इंडियन कंपनी का शेयर खरीदने के लिए उसने लोन लिया था, तो दूसरी वाले से तो कोई इनकम हुआ नहीं है। तो अगर लोन लिया भी होगा तो उससे कोई इनकम हुआ नहीं। अगर मान लो हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए लोन लिया तो उसमें हमको इंटरेस्ट देना पड़ा, वो मेरा खर्च है, लेकिन उस कंपनी से मेरे को कोई अगर डिविडेंड आया ही नहीं तो फिर उसका खर्च को भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ही परचेज द शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 8,000 फॉर ₹8,000 एंड इन्वेस्ट ₹2,000 इन हिज बिजनेस, नो डिविडेंड वॉज। बेकार की बातें लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, नो डिविडेंड वॉज रिसीव ऑन दिस शेयर। मतलब जिस कंपनी का शेयर को खरीदने के लिए इसने लोन लिया उसमें कोई डिविडेंड आया ही नहीं, तो जब डिविडेंड ही नहीं आया तो उसका खर्च भी अलाउड नहीं होगा। ही पेड बैंक कमीशन एट द रेट ऑफ 1% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड एंड स्पेंड ₹400 फॉर कलेक्टिंग द रेंट ऑफ द हाउस। कुछ कुछ जो लाइन है ना उसको बड़ी ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। दोबारा समझिए, इन्होंने 10,000 रुपये का लोन लिया था 12% के हिसाब से, तो 10,000 का अगर 12% निकालोगे तो कितना, 1200 रुपये का इंटरेस्ट लगा। लेकिन इंटरेस्ट को हम कैलकुलेशन करके निकालते, लेकिन जिस शेयर को खरीदने के लिए इसने लोन लिया था ना उस शेयर से कोई डिविडेंड आया ही नहीं, नो डिविडेंड वाज रिसीव्ड, तो इनकम ही नहीं हुआ तो उसका खर्च कब कैसे मैनेज कर सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखना। यहाँ हम अलाउड एक्सपेंसेस में उसी का खर्च लिखते हैं जिसका आप इनकम लिखे हो। जब इनकम ही नहीं हुआ इस शेयर से तो उसको खर्च को भी नहीं लिखेंगे। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकता है कि इसका खर्च क्यों नहीं लिए, भाई इनकम होगा तब तो खर्चे मैनेज करेंगे। ठीक है, और ये कितना का शेयर खरीदा था वो सब दिया हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। अच्छा, ही पेड बैंक कमीशन एट द रेट 1% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड। अच्छा, एक जगह से तो डिविडेंड आया है किसी दूसरा कंपनी से, तो इसको कलेक्ट करने के लिए 1% का कमीशन लगा। तो जैसे कि आपको बताए थे कि कलेक्शन चार्जेस, डिविडेंड का कलेक्शन चार्जेस डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, ये आपने लिख रखा है रूल्स में। उसके बाद ₹400 फॉर कलेक्टिंग द रेंट जो सबलेटिंग हाउस था ना उसका रेंट कलेक्ट करने में 400 रुपये लगे, तो ये तो खैर खर्च है। तो बस यहाँ इसको टोटल कीजिए। और अलाउड एक्सपेंसेस क्या है, अलाउड एक्सपेंसेस में रेंट ऑफ सबलेटिंग हाउस, जैसे कि आपने जो रेंट में घर लिया था उसको किराए पे दिए थे तो उसका रेंट लगा 3,000 रुपये का, और उस रेंट को कलेक्ट करने में आपको लगा, मतलब जिसको आपने रेंट में लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को उस घर को रेंट पे दिया तो उसको रेंट कलेक्शन करने में 400 रुपये लगा। तो ये सब आपका खर्च है। 34 रुपये माइनस कर देंगे 14,580 में, तो 11,180 रुपये बचा। ये कहलाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये था आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का क्वेश्चन नंबर 3 डन। तो आप एक बार हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो पार्ट 2। अगर आप इसका पार्ट 2 वाला भी चाहते हैं कि हम इसका एग्जाम्पल्स वगैरह भी सॉल्व करके सिखाएं तो पार्ट 2 आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये अगली क्वेश्चन है सिक्योरिटीज़ वाला। अच्छा, सिक्योरिटीज़, हाँ सिक्योरिटीज़ वाला क्वेश्चन है, तो इसको फ़िलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनेगी, इसका तरीका अलग होता है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको नहीं बता रहे हैं, सिक्योरिटी वाला हम अलग से क्वेश्चन वीडियो बनाकर दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके ऊपर जो लिखा है वो पिछला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वगैरह उसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को बस देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर एक्स a resident individual submit the following particular of his income for the year ending 31st March 2023। मिस्टर एक्स का इनकम दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, कंप्यूट मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। देखिए हेडिंग लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ब्रैकेट में फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 ऑफ, क्या नाम है इसका, मिस्टर एक्स।
एक लाइन से पढ़ते जाओ और उसका इनकम लिखते जाओ। नंबर 1, मिस्टर एक्स का इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम रॉयल्टी फ्रॉम कोल माइंस, कोल माइंस से उसको रॉयल्टी मिला। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान। अगर इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम होता तो एग्जेम्प्ट होता, बट ये है पाकिस्तान में तो टैक्सेबल होगा बिल्कुल। फिर सैलरी फॉर अ पार्ट टाइम जॉब विथ अ फर्म। अच्छा, सैलरी मिल रहा है, सैलरी तो ये तुम पार्ट टाइम जॉब करो या फुल टाइम जॉब करो, अगर आपको सैलरी मिलता है तो वो कहाँ है? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आता है, तो इसको कहीं भी नहीं लिखेंगे। तो बस आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कई बार कुछ ऐसा इनकम दिया हुआ रहता है, या तो सैलरी है, रेंटल इनकम है, या फिर बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन है, उसको छोड़ देना है सिंपली। लेकिन एक और नया रूल आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं MP या MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोग कौन होता है? जो आप सुने ना, विधायक या सांसद, इन लोगों का जो सैलरी होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आता है। बस ये दोनों लोग का, बाकी लोगों का नहीं, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में इनकम होने के लिए उसका रूल है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। और MLA MP को तो जनता, जो पब्लिक होती है वो अपॉइंट करती है, जबकि इसका पैसा देता है सरकार। तो इसको अपॉइंट करने वाला दूसरा है और उसको पैसा देने वाला दूसरा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। जो इनको पैसा पेमेंट कर रहा है सैलरी, वो एम्प्लॉयर एक्चुअली में है नहीं, वो इसको अपॉइंट किया नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों का जो सैलरी होता है उसको इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड के अंदर नहीं रखते, इनको इसका जो इनकम होता है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रखते हैं। तो इसके लिए रूल लिख देते हैं, MLA MP का सैलरी को इनकम फ्रॉम, MLA MP का सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। ये एक रूल याद रखना है आपको। तो पहले 7-8 रूल लिखवाए थे, इसको अगला रूल में ऐड कर देना। जैसे जैसे कुछ नई नई चीज़ें आएगा हम आपको बताते जाएंगे। पहले 7 रूल लिखवाए थे, फिर पोस्ट ऑफिस वाला बताए थे 8, और ये 9वीं रूल लिख। तो MLA और MP का जो सैलरी होगा उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिखेंगे, लेकिन सैलरी की बात कर रहे हैं। और ये जो डेली अलाउंस है ना, ये एग्जेम्प्ट होता है दोनों का, तो इसको भी कहीं लिख दीजिए। MP MLA का डेली अलाउंस, इनको डेली अलाउंस भी मिलते हैं, एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स नहीं लगता है। तो 2 बातें याद रखना है MLA और MP से रिलेटेड। अगर आप MLA हैं, MP हैं, तो इनकी जो सैलरी है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिखेंगे, लेकिन इनको मिलने वाला जो ये डेली अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर 4, सैलरी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका सैलरी मिला है 36,000 रुपया, तो उसको लिखेंगे। लेकिन आगे लिखा डेली अलाउंस एज MP 15,000 रुपया, ये एग्जेम्प्ट होगा। तो ये 2 बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर, ही हैज़ टेकन अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन रेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ, हाफ ऑफ विच ही हैज़ सबलेट 1200 रुपये पर मंथ। देखिए अभी आपको बताया था कि घर को रेंट पे लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे देना, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। उसने एक रहने के लिए वो घर लिया, उसका रेंट कितना लग रहा है? 1000 रुपये पर मंथ, और उसका आधा पोर्शन को उसने 1200 रुपये के रेंट पे दिया। अच्छा, अगर 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लिया है तो इसका पड़ता है उसको 500, इसका पड़ता है 500। अगर हम उसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो दोनों का 500 रुपये रेंट बनता है। अब ये 500 वाला पोर्शन को उसने किसी दूसरे व्यक्ति को 1200 रुपये में रेंट पे दे दिया, तो 1200 रुपया उसने किसी से ले रहा है और उसका रेंट चुका रहा है 500 रुपये, तो 700 रुपये का जो इनकम हो रहा है उसको इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस बोलेंगे। तो पहले क्या लिखोगे? उसका इनकम कितना हुआ 1200 इंटू 12, उसको लिखोगे, और उसका जो खर्च है 500 रुपये पड़ रहा है उसको नीचे अलाउड एक्सपेंसिव में लिखोगे। तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस देखो 1200 रुपये महीने का आ रहा है, हाफ पोर्शन को रेंट पे लगाया उसका 14,400 रुपया, और इसका रेंट कितना दे रहा है, तो पूरा का रेंट नहीं लिखोगे, जिस पोर्शन को उसने रेंट पे दे रखा है, सबलेट किया है, उसका रेंट उसका खर्च माना जाएगा, अलाउड एक्सपेंसेज में लिखेंगे उसको। तो देखो हमने नीचे लिखा है अलाउड एक्सपेंसेज के अंदर रेंट ऑफ सबलेटिंग हाउस 500 रुपये इंटू 12, 6,000 रुपया, ठीक है। और क्वेश्चन में नीचे और कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसको डिविडेंड मिला 5000, तो भी इनकम है वो, उसको लिख देना है।
8 नंबर में है ही हैज़ इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, इसने कुछ खर्चे वर्चे करे हैं उसको लिखने हैं। नंबर 1 पेड कलेक्शन चार्जेज 100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड, ये बार बार आ रहा है तो देखिए सेम चीज़ें कई बार रिपीट होता है तो आपको रूल ऑटोमेटिक पता चल जाता है। अब तक हम लोग 2 बार बना चुके हैं, तीसरी बार आ रहा है कि अगर आप डिविडेंड किसी कंपनी से आ रहा है आपको और उसका कलेक्शन चार्जेज लग रहा है तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, उसका खर्च अलाउड नहीं होता है। तो हम तो यहाँ पर अलाउड एक्सपेंसेस को लिखते हैं और कलेक्शन चार्जेस क्या है डिसअलाउड, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर बोल रहा है 300 स्पेंड फॉर अर्निंग एंड कलेक्टिंग रॉयल्टी, रॉयल्टी को कलेक्ट करने में 3000 रुपये का खर्च हुआ है, बाकी खर्च अलाउड है। तो एक्सपेंसेज ऑन रॉयल्टी 3000 का खर्च हुआ और जो जिस घर को आपने रेंट पे लगाया था, घर को रेंट पे लेकर रेंट पे दिए थे सबलेटिंग हाउस, तो उसमें आपको 500 रुपये का रेंट देना पड़ा। रेंट तो देखो यहाँ पर 1000 रुपये देना पड़ा, 1000 रुपये, लेकिन 1000 रुपये नहीं लिखेंगे, आपने जिस पोर्शन को रेंट पे लगाया था उसका रेंट खर्च होगा। तो उसका रेंट से, क्योंकि पूरा घर का अगर 1000 बनता है तो इसका 500, इसका 500 बनेगा, तो यही वाला आपका खर्च माना जाएगा। तो ये 6000 और 3000 9000 रुपये एक्सपेंसेज हो गया, इसको माइनस कर दीजिए 81,400 बचेगा, इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, Sri Neelam Tiwari, a resident individual, submits the following particular of her income from other sources for the year ending 31st March 2023। इनके पास 6 इनकम दिया हुआ है। कंप्यूट हर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो हेडिंग लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्रीमती नीलम तिवारी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। नीलम तिवारी का क्या क्या इनकम दिया हुआ है देखिए। नंबर 1 फैमिली पेंशन, तो जैसा कि आपको रूल में बताए हैं कि जब भी फैमिली पेंशन हो तो उसको सीधा सीधा नहीं लिखना है, उसका वर्किंग नोट करते हैं। तो आप पॉइंट नंबर 1 में लिखे हैं फैमिली पेंशन, ब्रैकेट में लिखा है वर्किंग नोट नंबर 1 और इसका वर्किंग करके फिर दिखाएंगे कितना। जैसे इसको फैमिली पेंशन मिला है, फैमिली पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 42,000, तो 42,000 का जो फैमिली पेंशन मिला है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट 42,000 नहीं लिखना है। फैमिली पेंशन का आपको एक फॉर्मेट बता रखे हैं। तो फैमिली पेंशन कैसे निकालते हैं, एक्चुअल फैमिली पेंशन रिसीव कितना मिला उसको लिखेंगे, तो 42,000 रुपये मिला है। लेस करेंगे एग्जम्पशन, एग्जम्पशन में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 2 कंडीशन है, दोनों में से जो कम होगा उसको लिखेंगे। तो नंबर 1 है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, जितना फैमिली पेंशन मिला उसको 1/3 निकाल लो। और दूसरा मैक्सिमम लिमिट 15,000, ये 15,000 प्रेस्क्राइब लिमिट है, ये फिक्स अमाउंट है, आपको हर क्वेश्चन में 15,000 ही लेना है। इन दोनों में से जो कम है, तो कम कौन है, ये 14,000 कम है, इस दोनों में से जो कम है उसको यहाँ पर लिख दो। तो 42,000 में 14,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 28,000 रुपया, इसको बोलेंगे टैक्सेबल फैमिली पेंशन। तो जब भी क्वेश्चन में फैमिली पेंशन हो, आगे चल कर और कई क्वेश्चन में मिलेगा ये फैमिली पेंशन हो, तो उसका ऐसे वर्किंग करेंगे और तब जाकर उसको क्वेश्चन का फॉर्मेट में लिखेंगे। फैमिली पेंशन हो गया। नेक्स्ट है she has written a book for school on which she got a royalty of ₹17,000 from the publisher। उन्होंने एक बुक लिख रखा है तो उससे बुक से मिल रहा है उसको रॉयल्टी, तो रॉयल्टी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ रहा है, उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, 28,000 है तो रॉयल्टी को लिख दिए। लेकिन उस पर कुछ खर्चे वर्चे भी हुए हैं। फ्रॉम द पब्लिशर से स्पेंड ₹3,000 ऑन बुक स्टेशनरी टाइपिंग एक्सेट्रा, तो उस बुक को लिखने में स्टेशनरी वगैरह पर उसको 3,000 रुपये का खर्च हुआ है, तो खर्च को अलाउड एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, ये खर्च है। सीधे सीधे इनकम लिखना है, उसके खर्चे को माइनस करना है, इतना ही तो आसान है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में करना ही क्या है, जितना इनकम है उसको लिखिए, उसके खर्चे को घटाइए। बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कुछ कुछ रूल्स है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाना है। नेक्स्ट है शी हैज रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर डूइंग इन्विजिलेशन इन एग्जामिनेशन 1,000 रुपीज़। एग्ज़ाम ड्यूटी होता है ना, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर टीचर्स रहते हैं, तो उसको इन्विजिलेशन का ड्यूटी बोलते हैं, उसके पैसे मिलते हैं, तो इन्विजिलेशन का उसको 1,000 रुपये मिले, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिख देंगे। फिर रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग एंड एग्जामिनर 1,800, अच्छा इन्होंने कॉपी वॉपी चेक किया एग्जामिनर, उसको 1,800 रुपये मिला। सी इनकर ₹75 ऑन पोस्टेज,
कॉपी चेक किया तो उसको 1800 रुपये मिला, वो तो इनकम है, ठीक है। लेकिन उसने जैसे कॉपी चेक किया उसके बाद उसको पोस्टेज कुरियर के थ्रू भिजवाना पड़ता है कॉपी को यूनिवर्सिटी या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, तो भिजवाने में उसको 75 रुपये का खर्च हुआ, तो खर्च में दिखाएंगे। लेकिन देखिए आगे क्या बोलता है, इन कनेक्शन विद द एग्जामिनेशन वर्क विच वेर रिम्बर्स बाय द यूनिवर्सिटी। 75 रुपये खर्च हुए ना, उसको यूनिवर्सिटी ने वापस दे दिया, जितना खर्च हुआ उसको यूनिवर्सिटी ने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कर दिया तो आपका खर्चा कहाँ हुआ, आप जेब से लगाए वो पैसा उन्होंने दे दिया, नहीं दिया होता तो आपका खर्चा होता ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि लाइन क्या लिखा हुआ है, तो फिर गलत हो जाएगा। बात समझ गए कि यहाँ पर आपने खर्च किया 75 रुपये कुरियर वगैरह पर, लेकिन वो पैसा यूनिवर्सिटी ने क्या किया, रीइंबर्स कर दिया। रीइंबर्स मतलब वापस दे दिया। इसका मतलब आपका कोई भी खर्च नहीं हुआ, तो उस खर्च को नहीं दिखाएंगे। तो अभी खर्च बस ये रहा, एक रॉयल्टी वाला है उसको नीचे दिखाना है, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कैश वर्थ ₹1000 वॉज फाउंड इन द प्रीवियस ईयर इन हर बैंक लॉकर, द सोर्स ऑफ विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय हर। देखिए इन्होंने इसके बैंक लॉकर में इसको पिछला साल 1 लाख रुपया मिला। बैंक का लॉकर में कभी पैसा रखे होंगे, उनको नहीं पता है, भूल गए होंगे, लेकिन जब खोली तो पता चला 1 लाख रुपया मिल गया। लेकिन कहाँ से ये पैसा आया वो नहीं बता पा रही है। तो कई बार आपको कुछ पैसे ऐसे मिल जाते हैं, जैसे घर का सफाई कर रहे हो, कैसे अचानक से पैसा मिल गया, कब रखे थे याद ही नहीं थे, तो ऐसे पैसे को बोलते हैं अनडिस्क्लोज इनकम। रोड में जा रहे थे, 1 करोड़ रुपये मिल गया, आपको नहीं पता कहाँ से आया, तो ऐसे इनकम को क्या बोलेंगे, अनडिस्क्लोज इनकम। तो अनडिस्क्लोज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, ठीक। 6 नंबर है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हर सेविंग बैंक अकाउंट इन इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक में पैसे जमा किए थे, 800 रुपये का इंटरेस्ट मिला, वो भी इनकम है। तो सीधे सीधे सारे इनकम को लिख देना है, और इन सब को कमाने के लिए अगर कोई खर्च हुए हैं तो उसको माइनस कर दो। तो ये सारे इनकम को हमने लिखा। खर्च में क्या है, एक रॉयल्टी वाला खर्च हुआ था 3000, उसको माइनस करना है, और ये 75 रुपये लगा था, ये पैसा तो यूनिवर्सिटी ने वापस दे दिया था, तो ये खर्च नहीं है, तो इस खर्च को कर दीजिए माइनस। तो देखिए अलाउड एक्सपेंसेज में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेज ऑन स्टेशनरी टाइपिंग एटसेट्रा 3000, तो उसको माइनस कर दीजिए, इस खर्चे को ब्रैकेट में कर माइनस, तो बचेगा 1,45,600। इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 डन। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। इतना में से आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2, और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।